कहानी के 6वें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आदित्य ने जब सिया की तरफ देखा तो सिया को उसकी आंखों में सवाल नजर आ रहे थे। सिया ने एक नजर उसे देखकर वापस सर नीचे कर लिया। आदि उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सिया वो सब क्या था? तुम जानती हो तुम्हारे अगल बगल भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने तो डायरेक्ट तुम्हारा हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाई है। फिर भी अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो मैं उसी से पूछ लूँगा, वो भी अपने तरीके से। बोलकर उसने सिया को छोड़ दिया और उठने लगा कि सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके बोली, वो रागिनी के बुआ का बेटा है सौरभ। आदि ने उसे देखा और वापस से बैठकर उसके नज़दीक आते हुए बोला, तो सिया ने वैसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया। जब मैं कॉलेज में थी तो रागिनी के घर कभी कभी उसके साथ चली जाती थी। उसके फैमिली वाले सभी काफ़ी अच्छे थे और अंकल आंटी तो मुझे भी रागिनी की तरह ही मानते थे, इसलिए बुलाने पर मैं अक्सर उनके यहाँ चली जाती थी। कभी कभी रात को रागिनी के साथ वहीं रुक जाती थी। एक दिन जब मैं रागिनी के साथ उसके घर गई थी तो मैंने सौरभ और उसके दोस्तों को साथ में वहीं देखा। शायद अंकल के बुलाने पर या कुछ काम से आए थे, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद उसकी नज़र मेरे पर पड़ चुकी थी, इस बात पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसने रागिनी से मेरे बारे में पूछा तो उसने भी सब नॉर्मल समझकर सब कुछ बता दिया। तब से वो जहाँ भी मिलता मुझे परेशान करता था। मैं अक्सर अकेले जाती थी और अकेले रहती थी। इस बात का वो फ़ायदा उठाना चाहता था। रास्ते में अपने दोस्तों के साथ मुझे परेशान करता था। एक दिन मैं और अमन एक कैफ़े में किसी काम से बैठे थे तो आ गया 2 दोस्तों के साथ और बदतमीजी करने लगा। अमन और मैं तीनों से भिड़ गए और वो सब अच्छा खासा पिट गए। वो तीनों अब इस बात का बदला लेना चाहते थे और मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं रागिनी के घर गई थी, शायद किसी का बर्थडे था, तो रात को सबके कहने पर वहीं रुक गई। सौरभ भी आया हुआ था। अंदर इतना भीड़ था तो मैं ऊपर टेरेस पर चली गई। सौरभ ने मुझे देखा तो वो भी ऊपर आ गया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैंने सबको बताने को बोला तो कहने लगा मेरे पर किसी को विश्वास नहीं होगा, और ये भी कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रही हूँ। वो मुझे जाने भी नहीं दे रहा था। काफ़ी देर वो मुझे परेशान करता रहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, बाद में वो शादी के बारे में सोचेगा। अब मुझे उसकी बातों से गुस्सा आने लगा था। वैसे भी मैंने कराटे पहले सीखे थे अपनी सेफ्टी के लिए। जब वो मुझे किस करने की कोशिश करने लगा तो मैंने उसे धक्का दे दिया और जल्दी से नीचे भाग आई और बिना किसी से कुछ बोले अपने फ्लैट पर चली आई। उसके बाद अंकल ने उसे अपने घर से निकाल दिया और कभी न आने को बोला, क्योंकि उसे मुझसे बदतमीजी करते हुए एक नौकर ने देख लिया था। सब ने मुझसे बहुत पूछा तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब मैं ना ही किसी की सहानुभूति चाहती थी और ना ही दोबारा किसी के घर जाना। उसके बाद भी 1-2 बार वो मुझसे मिला था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। एक बार अमन ने उसकी और उसके दोस्तों की अच्छी खासी धुलाई भी किया था। उसके बाद कभी नहीं दिखा और आज सुबह अचानक से यहाँ आया और फिर बदतमीजी करने लगा। मैं बस थोड़ा सा डर गई थी। इतने मेहमान हैं, कोई क्या सोचेगा, बोलकर वो चुप हो गई। आदि ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था। जानती हो ना, इस समय ज़्यादा प्रेशर लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, मतलब तुम्हारे बेहोशी का कारण वो पिल्ला था? तो सिया ने कुछ नहीं बोला। आदि थोड़ा सीरियस होकर बोला, सिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अपना सर ऊपर नहीं किया। आदि अब प्यार से बोला, लेकिन अब ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी, कोई भी बात अपने तक नहीं रखोगी, प्रॉमिस करो, और कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताओगी। फिर उसके सर से अपना सर लगा कर बोला, जानती हो ना हाउ मच आई लव यू। तुम्हारी एक छोटी सी खरोच भी मेरी जान लेने के लिए काफ़ी है। सिया उसके सीने से लगते हुए बोली, प्रॉमिस आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद आदि उससे दूर होकर बोला, ठीक है तुम बैठो, मैं दूध लेकर आता हूँ। सिया बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, कल पी लूँगी पक्का, लेकिन आज नहीं। आदि ने घूर कर उसे देखा तो वो चुप हो गई और आदि नीचे चला गया। सिया अब खुद से बोली, खड़ूस कहीं का, जब देखो तब बस डांटना रहता है। कुछ देर बाद आदि दूध का ग्लास उसे पकड़ा देता है। सिया ने एक बार आदि को देखा और दूध को। आदि 2 मिनट में ख़त्म करो, और खाना उठाकर खाने लगा। सिया अभी भी दूध को पकड़े हुए देख रही थी। आदि बोला, सिया ने मुंह बनाकर दूध का ग्लास अपने मुंह पर लगा लिया और धीरे धीरे पीने लगी। थोड़ा सा पीने के बाद आदि की तरफ देखा तो उसने ख़त्म करने का इशारा किया। सिया अब गुस्से में सारा दूध एक बार में ही पी गई और जल्दी से ग्लास रख कर दूसरी तरफ घूमकर सो गई।
आदि ने उसे देखा तो एक गहरी सांस लिया और कुछ देर में खाना खाया और किसी को कॉल करने के लिए बालकनी में चला गया। सिया को नींद ही नहीं आ रही थी तो उसने आँख खोलकर सामने देखा, लेकिन आदि कहीं नहीं दिखा तो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। आदि ने बाहर से उसे देखा तो बाद में कॉल करने को बोल फ़ोन रख दिया और अंदर आ गया और सिया के बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, मैं तो यहीं पर हूँ। सिया ने उसकी आवाज़ सुनी तो वापस से सो गई। आदि को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। वो जानता था कि उसे नींद नहीं आ रही है और दूध पिलाने की वजह से वो गुस्सा है, तो उसके बगल में लेटते हुए बोला, क्या हुआ बीबी, इतना गुस्सा क्यों हो। सिया ने कुछ नहीं बोला तो आदि उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, वाह, जब तुम इतने गुस्से में होती हो ना तो। सिया ने अब जल्दी से अपनी आंखें खोल दिया और बोला, कुछ सोचना भी मत। आदि बोला, मैं क्यों सोचूंगा, आखिर अपनी बीबी है, कोई पड़ोसी पर थोड़े ना लाइन मार रहा हूँ जो सोचूंगा। सिया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या क्या बोला तुमने। आदि उसके चेहरे से बाल साइड करते हुए बोला, यही कि जब मेरी बीबी इतनी हॉट है तो किसी और के बारे में क्यों सोचूं, और उसके सर को चूम लिया। सिया बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। आदि उसे अपने करीब खींचकर, सो जाओ, नहीं तो सुबह लेट उठोगी तो दादी सोचेंगी हम दोनों रात भर क्या कर रहे थे जो इतना लेट उठे हैं। सिया उसे मारते हुए, दादी ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी, लेकिन तुम फालतू का ज़रूर सोचेगे। आदि बोला, अच्छा ठीक है, नहीं सोचूंगा, अब तो सो जाओ। सिया मुंह बनाकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है। आदि उसे अपने ऊपर खींचकर सीने से लगाकर सहलाते हुए बोलता है, अब आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। तो सिया आंखें बंद करके बोलती है, आदि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे ना। आदि बोला, क्यों, तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक है क्या। सिया सर उठाकर उसे देखती है और फिर उसके आंखों पर बारी बारी अपने होठ रखकर वापस से सर नीचे करके बोलती है, आई लव यू, और उसे वैसे ही पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। आदि उसे पकड़ते हुए बोला, बस चीटिंग करवा लो, मैंने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन नहीं, सब पर पानी फेर दिया। सिया अब कुछ ना बोलकर सो जाती है। कुछ देर बाद आदि देखता है सिया सो चुकी है तो किसी को मैसेज भेजकर वो भी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन नींद उसे अभी भी नहीं आ रही थी। तो सिया को आराम से सुलाकर टेबल पर पानी देखा तो नहीं था, तो वो नीचे आ गया। इधर आरव भी रागिनी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद फ़ोन रख दिया और किसी काम से नीचे आया तो आदि पानी का बोतल लेकर सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। आरव उसके पास आकर बोला, आदि क्या बात है भाई, यहाँ क्या कर रहा है, सिया ठीक तो है ना। आदि बोला, हाँ भाई, वो ठीक है और सो रही है, मैं तो बस पानी लेने आया था, बस जा ही रहा हूँ। आरव बोला, आदि एक बात पूछनी थी। आदि बोला, पूछिए, क्या बात है। आरव बोला, तुमने जानबूझकर सौरव को गिराया, लेकिन क्यों। आदि को सौरभ के नाम से ही गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर वो खुद को शांत करते हुए बोला, आदि को सौरभ के नाम से ही गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर वो खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ मैंने जानबूझकर गिराया, लेकिन इस बार सीधा ऊपर ही भेज दूंगा, क्योंकि जो मेरी जिंदगी के अगल बगल भी भटकेगा उसकी जान लेने में थोड़ा भी देर नहीं लगाऊंगा। आरव बोला, मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। आदि बोला, भाई आप अपनी शादी एंजॉय कीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा, बोलकर चला गया। आरव की उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई तो वो भी अपने रूम में चला गया। सुबह आदि जल्दी उठकर तैयार हो गया और नाश्ता और ऊपर ही लेते आया, क्योंकि आज सुबह ही उसकी बुआ, फूफा, उनके बच्चे और मामा मामी उनके बच्चे और भी कुछ मेहमान आ चुके थे और इन सब में सिया अपना ध्यान नहीं देगी, इसलिए नाश्ता जल्दी से रूम में ही लेकर आ गया। सिया अभी भी सो रही थी तो नाश्ता टेबल पर रखकर सिया के पास आ गया और उसका सर सहलाते हुए बोला, बीबी उठ जाओ, मेहमान आ चुके हैं, क्या बोलेंगे कि इस घर की बहू इतना देर तक सो रही है। सिया आंखें बंद करके ही बोली, आदि सोने दो ना। आदि बोला, जान उठ जाओ, इस समय सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं उठी तो सब ऊपर आ जाएंगे। सिया आंखें खोलकर बोली, कौन आया है कि ऊपर आ जाएगा। आदि बोला, बुआ और मामी और भी बहुत सारे लोग, तो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करो फिर नीचे चलो। सिया बोली, लेकिन कल तो कोई नहीं था, तो आज कहाँ से आ गए। आदि उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, सवाल बाद में, पहले नहा कर आओ। तो सिया उठकर नहाने चली गई। आदि ने उसके लिए पीच कलर का सूट निकाला। सिया कुछ देर में बाहर आई तो आदि उसे चेंज करने आने को बोल दिया और सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद सिया आई तो ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई, बालों को सुखाया और वापस आ गई तो आदि उसे पकड़ते हुए थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे लगा दिया और बोला, सब ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सिया ने कुछ नहीं कहा तो आदि को थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ तो फिर बोला, ठीक है मैं हटा देता हूँ।
सिया उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, इस सिंदूर से ज़्यादा चाहती हूँ तुम्हें, और जब तुम मेरे पास हो तो किसी सिंदूर की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर इसे लगाने से हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा या और कुछ जो तुम्हें सही लगे तो मैं इसे आज से लगा लूँगी। आदि बोला, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? सिया बोली, नहीं, क्योंकि जब तक हमारी फिर से शादी नहीं होगी मैं नहीं माफ़ करने वाली, समझे? प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। आदि बोला, सिया ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सॉरी तो बोला मैंने और उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, पहली और आखिरी गलती समझकर। सिया बोली, शादी के बाद कर दूंगी। आदि बोला, सच में? बोलकर उसके गाल पर किस करता है। सिया बोली, अब लेट नहीं हो रहा है, और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। फिर दोनों नाश्ता करते हैं। आदि सिया को दवा खिलाकर नीचे लाता है। आज घर में काफ़ी भीड़ थी, सब लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। सिया आदि का हाथ पकड़कर बोलती है, आदि ये अपना ही घर है ना? आदि बोला, जी मिसेस कपूर, ये आपका ही घर है, बस रिलेटिव ज़्यादा हैं। सिया आदि हॉल में आते ही सिया बोली, आदि माँ कहाँ है? तब तक आदि की मामी पुष्पा आकर बोली, आदि ये तुम्हारी पत्नी है? आदि बोला, जी मामी जी, ये सिया है। सिया, ये मामी है। तो सिया उनका पैर छूती है। पुष्पा जी, खुश रहो खुश रहो। फिर आदि की तरफ देखकर बोली, वैसे आदि तेरी पसंद काफ़ी खूबसूरत है। आदि बोला, वैसे आप भी कम बिजली थोड़े गिराते हो, मामा को देख लो, एक मिनट भी चैन नहीं है, और आपको ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। पुष्पा जी, सिया थोड़ा खींच कर रखा करो, काफ़ी बदमाश है। सिया आदि को देखकर बोली, जी मामी जी। आदि बोला, मैं तो कब से खिंचाने के लिए तैयार हूँ, बस ये खींचती ही नहीं है। तो सिया ने उसके पैर में हल्का सा मारा। आदि बोला, मामी बुआ कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रही हैं। पुष्पा जी बोली, उनको तुम्हारे फूफा से फुर्सत मिले तब ना। तब तक आदि के मामा राकेश आकर बोलते हैं, क्या हुआ, क्या बातें हो रही है? आदि बोला, मामू ये सिया मेरी वाइफ। सिया उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन राकेश उसे रोकते हुए बोले, बेटा जी हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, और उसके सर पर हाथ रख कर बोले, खुश रहो, और इसे थोड़ा सा सुधार दो, और अपने गले का चैन उतार कर बोले, ये रखो मेरा आशीर्वाद। सिया ने आदि को देखा तो उसने लेने का इशारा किया, तो सिया ने ले लिया। आदि बोला, मामू मुझे क्या देने वाले हैं आप? राकेश जी बोले, तुझे इतनी सुंदर बहू दिया है भगवान ने, अब क्या चाहिए तुझे? इसे संभाल कर रखना, वही तेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। आदि बोला, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा? पुष्पा जी बोली, मिलेगा ना बेटा जी, कुछ दिन के बाद एक बेटा और एक बेटी। सिया उनकी बात सुनकर झेप गई, और आदि शर्माते हुए बोला, वाह मामी क्या बात बोला है। तब तक सिया बीच में ही बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, बोलकर जल्दी से निकल जाती है। राकेश जी, पुष्पा जी, आप भी कम नहीं हैं, इस नालायक के साथ साथ आप भी पूरी तरह बिगड़ गई हैं। आदि बोला, देखा मामी, मामू जलते हैं हम दोनों से, आप चलो मेरे साथ, और उनको लेकर बाहर चला जाता है। सिया शांति जी के पास जाती हैं तो वो सबको नाश्ता दे रही थी। सिया बोली, माँ मैं आपकी हेल्प कर दूँ? शांति जी बोली, बिल्कुल नहीं बेटा, मैं यहाँ का सब देख लूँगी, तुम माँ के साथ जाकर बैठो, वो कब से बोर हो रही हैं। तो सिया जाकर सुभद्रा जी के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। कुछ देर में मेहंदी होने वाली थी तो सब लोग हॉल में आ जाते हैं, क्योंकि मेहंदी की रस्म हॉल में ही होना था। सिया वहीं पर सुभद्रा जी से बात कर रही थी कि आदि की बुआ विशाखा ने सिया को देखा तो उसके पास आकर सुभद्रा जी से बोली, माँ ये कौन है? सुभद्रा जी बोली, आदि की पत्नी, मेरी पोता बहू। सिया ने उनके पैर छुए तो बोली, खुश रहो, और फिर दूसरी तरफ चली गई। सिया को उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो दादी के साथ बिजी हो गई। आदि कुछ काम से आया था, लेकिन जब विशाखा का ऐसा रूड बिहेव देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और सीधा उनके पास जाकर बोला, बुआ। विशाखा जी बोली, सही किया आदि, तू यहाँ आ गया, मैं भी तुझे ही ढूंढ रही थी। आदि बोला, क्यों? विशाखा जी बोली, वो तेरी बीबी है तो काफ़ी सुंदर, लेकिन अगर तूने मेरी पसंद से शादी किया होता ना तो उससे भी खूबसूरत लड़की तेरे लिए लाती। आदि बोला, सोचिएगा भी मत, और दोबारा उससे रूड बिहेव करने के बारे में भी मत सोचिएगा। यही बोलने आया था, क्योंकि आपके बातों का थोड़ा सा भी अगर असर हुआ ना उस पर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा बोली, आदि ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं बुआ हूँ तेरी, और वो आज की आई लड़की के लिए। आदि गुस्से से बोलता है, जान है मेरी इसलिए बोल रहा हूँ, गलती भी सोच कर कीजिएगा, और बिना कुछ सुने शांति जी की तरफ चला जाता है। शांति जी उसे इतने गुस्से में देखी तो बोली, आदि क्या हुआ, तुझे सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों है? आदि बोला, माँ आप बुआ को समझा दो, सिया से प्यार से बात करेंगी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शांति जी बोली, लेकिन हुआ क्या है?
आदि ने उन्हें बताया तो शांति जी बोली, बेटा शादी का घर है, थोड़ा सा शांत रहो, वैसे भी बुआ शादी के बाद चली जाएंगी। आदि बोला, माँ डॉक्टर ने सिया को कुछ भी सोचने से मना किया है और अगर किसी के बिहेव ने उसके दिमाग पर जोर दिया तो कल जैसा मैं कुछ नहीं चाहता, आप समझो मेरी बात को। शांति जी प्यार से उसका सर सहलाकर, कुछ नहीं होगा तेरी सिया को, समझा बुद्धू, मैं बात करती हूँ विशाखा से, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी, तुम जाओ सिया के पास ही रहना। तो आदि उन्हें गले लगा कर बोला, लव यू माँ। शांति जी बोली, अच्छा जा। तो आदि सिया के पास चला गया जहाँ सुभद्रा जी सिया को किसी चीज़ के बारे में बता रही थी और वो बहुत ध्यान से सब सुन रही थी। सिया सुभद्रा जी की बातें सुन रही थी, तब तक आदि उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, दादी आप क्या कर रही हैं? सुभद्रा जी बोली, आदि तू यहाँ क्या कर रहा है, जा बाहर देख सब तैयारी हुई कि नहीं, अभी कुछ ही देर में मेहमान आने वाले होंगे। आदि बोला, दादी सब हो चुका है, आप रिलैक्स कीजिए, वैसे आप मेरी बीबी को क्या बता रही थी, मुझे भी जानना है। सिया ने उसे घूर कर देखा तो आदि बोला, देखा दादी आपने ये मुझे घूर रही है और आप लोग हमेशा बस मुझे ही डांटते हो। सुभद्रा जी दोनों एक से बढ़कर एक हो, कोई किसी से कम तो बिल्कुल नहीं है, जाओ बाहर देखो सब लोग आए कि नहीं, अभी तक हमेशा बस लड़ना होता है तुम दोनों को। सिया बोली, दादी मैंने कहाँ कुछ बोला, सब तो इसी ने बोला, मैं तो आराम से आपके साथ बैठी थी ना। आदि बोला, तो मैंने कहाँ कुछ बोला, मैं भी तो बस दादी से बात करने आया था और तुम मुझसे लड़ रही हो, और देखो अभी भी लड़ रही हो। सिया बोली, आदि मैं कब लड़ी तुमसे और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आदि बोला, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, दादी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी, और अब तो मैं और भी नहीं जाऊँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और सिया से चिपक कर बैठ गया। सिया बोली, आदि दूर रहो, इतना चिपक क्यों रहे हो, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आदि उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वो क्या है ना बीबी, हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, और जो था वो भी चला गया, ज़रा बगल में देखो। सिया ने दूसरी तरफ देखा तो सुभद्रा जी भी चली गई थी। सिया बोली, आदि जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से दादी भी चली गई। आदि बोला, अच्छा ठीक है, फिर उसका हाथ पकड़ कर बोला, लेकिन पहले ये बताओ आज तुम मेरे नाम की मेहंदी लगाओगी कि नहीं, क्योंकि कल तुम्हारे बीमार होने की वजह से मैंने तुम्हें हल्दी नहीं लगाया था। सिया उससे हाथ छुड़ाकर, मुझे नहीं लगानी कोई मेहंदी, क्योंकि मुझे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम भूल जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आदि प्यार से बोलता है, मेरे लिए भी नहीं। सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं, और उठकर हाल में चली जाती है। आदि उसके पीछे पीछे जाता है। हाल में मेहंदी वाली आ चुकी थी, अब बस सबके आने का इंतजार था। तब तक बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है तो सब लोग जाकर मेहमानों को अंदर लाते हैं। रागिनी आकर सबके पैर छूती है और सब उसे हाल में बैठने को बोलते हैं तो वो सिया के पास ही जाकर बैठ जाती है। रागिनी बोली, सिया अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक तो हो ना? सिया बोली, जी होने वाली जेठानी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रागिनी बोली, अच्छा तो अभी से इतना रिस्पेक्ट, चलो अच्छा ही है, और अब तो देवर जी से बात करना ही पड़ेगा। सिया बोली, किस बारे में तुम्हें बात करना है उस लंगूर से? रागिनी बोली, है कुछ सीक्रेट, मुझे उन्हीं से पूछना है, लेकिन यार लंगूर ना बोलो, कितने स्मार्ट हैं कि बाहर सभी लड़कियां घूरती हैं। सिया बोली, बस बस उसके सामने मत बोल देना, नहीं तो सर पर चढ़ जाएगा। कुछ देर में सब लोगों को नाश्ता करवाकर शांति जी बाहर आकर रागिनी को हल्का सा मेहंदी लगाती हैं और प्यार से उसका गाल सहलाकर चली जाती हैं। तो मेहंदी वाली आकर उसे मेहंदी लगाने लगती है। पुष्पा जी बोली, सिया तुम भी मेहंदी लगवा लो, आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए आदि तुमसे कितना प्यार करता है, या प्यार के सिर बड़े बड़े दावे ही करता है। विशाखा जी बोले, हमारा आदि जो कहता है वो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी को बोला है कि उसका साथ पूरी ज़िंदगी निभाएगा तो वो ज़रूर निभाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए या कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम उस पर क्यों ना आ जाए, वो हर हाल में उसका साथ निभाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं। सिया ने सुना तो 1 मिनट के लिए उसका चेहरा उतर गया। पुष्पा जी ने उसका चेहरा देखा तो बोली, विशाखा एक हाथ से ना ही कभी ताली बजती है और ना ही एक पहिए की गाड़ी चलती है, इसलिए दोनों का एक दूसरे पर विश्वास और साथ ही दोनों को पूरा करता है, तो ये बात आप मत बोलिए। विशाखा बोली, कुछ लोगों के लिए बस कहने की बातें होती है। सिया बोली, रागिनी बैठ तू, मैं अभी आती हूँ। रागिनी बोली, छोड़ ना यार, बुआ बस ऐसे ही बोलती हैं। आदि बलदेव जी और सबके साथ बैठा था। सौरभ नहीं आया था तो वो सबके साथ बैठकर सबकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिया के तरफ ही था। उसने विशाखा को बोलते देखा और सिया के फेस के एक्सप्रेशन तो बलदेव जी को कुछ बोलकर सिया के पास ही आने लगा।
रागिनी बोली, सिया सामने देख, आदि इधर ही आ रहा है। लेकिन सिया ने उसे एक बार भी नहीं देखा। आदि सीधे आकर पुष्पा जी के पास बैठ गया और बोला, मामी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाया अभी तक? बोलते हुए वो सिया को ही देख रहा था। पुष्पा जी बोली, क्योंकि तुम्हारे मामा बाहर गए हैं तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? आदि बोला, मेरे रहते आपको सोचने की क्या ज़रूरत है जब इतना हॉट बंदा आपके सामने बैठा है। पुष्पा जी आदि से, सोच लो, सिया के सामने बोल रहे हो। आदि ने सिया को देखा जो अभी भी काफ़ी शांत बैठी थी, तो बोला, तो क्या हुआ, मैं अपनी बीबी को भी खिला दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन वो पहले मेहंदी तो लगाए। वैसे भी मैं तो उसे रोज़ ही अपने हाथ से खिलाता हूँ। विशाखा जी बोली, आदि कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रहा है तू? इतना भी सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। आदि बोला, बुआ अब फूफा आपसे प्यार नहीं करते इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी बीबी से भी प्यार न करूं। बाकी सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। सिया ने सुना तो घूर कर उसे देखा, लेकिन आदि को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस्माइल के साथ एक मेहंदी वाली को सिया के हाथ में भी मेहंदी लगाने को बोला, तो वो जाकर सिया का हाथ पकड़कर उसे मेहंदी लगाने लगी। सिया सबके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, तो बस चुप थी। विशाखा बोली, आदि तेरे फूफा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझा, बस वो जताते नहीं हैं। आदि बोला, इसलिए तो मैं जता रहा हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। आप सब लोग मेरी तरह तो होते नहीं जो सबके सामने इतना डेयरिंग कर सकें। पुष्पा जी बोली, आदि कहने से कुछ नहीं होता, तू कुछ करके दिखा, तभी हम मानेंगे कि तू सिया से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, हमारे पतियों से भी ज़्यादा। सिया धीरे से बोली, मामी क्या बोल रही हैं आप, मुझे ऐसा कुछ नहीं करवाना। पुष्पा जी बोली, सिया लेकिन हमें तो देखना है। रागिनी बोली, हाँ आदि मैं मामी के तरफ से हूँ, साबित करो आज तुम सबके सामने। वैसे तो हम सब जानते हैं, फिर भी आज कुछ अलग करो कि सिया के लिए तुम क्या कर सकते हो। कुछ और लोग और भी बोलने लगे, लेकिन सिया उससे ऐसा कुछ ना करने का इशारा कर रही थी। सुभद्रा जी ने सुना तो चेयर पर बैठते हुए बोली, आदि आज तू साबित कर ही दे कि तू मेरा पोता है। सिया ने सुना तो आंखें फाड़े बोली, दादी आप भी सबके साथ? सुभद्रा जी बोली, बेटा कभी कभी कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है, नहीं तो उसे हल्के में लेने लगते हैं। बोलकर विशाखा की तरफ देखने लगती हैं तो सिया कुछ नहीं बोलती है। विशाखा बोली, माँ तो आपकी पोता बहू को भी तो साबित करना होगा कि वो आदि से कितना प्यार करती है, या करती भी है या नहीं। सुभद्रा जी बोली, विशाखा वो इस घर की जान है, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सबकी बातों में रागिनी की मेहंदी लग जाती है। शांति जी जिसने मेहंदी नहीं लगाया था सबको चाय और जूस देती हैं, तो सुभद्रा जी उन्हें भी मेहंदी लगाने को बोलती हैं, तो शांति जी उन्हें कुछ देर में आकर लगाने को बोलकर दूसरी तरफ सबको जूस देने चली जाती हैं। विशाखा जी आदि को देखती हैं तो वो बस एक टक सिया को ही देखे जा रहा था, जैसे उन दोनों के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं, तो वो और भी चिढ़ जाती हैं। पुष्पा जी बोली, आदि चलो शुरू हो जाओ। आदि बोला, मामी वही तो कर रहा हूँ। सिया खुद से बोलती है, हद होती है बेशर्मी की, घूर तो ऐसे रहा है सबके बीच में जैसे खा ही जाना है मुझे। रागिनी बोली, देवर जी आप ऐसे देखकर नज़र नहीं लगा सकते हैं मेरी देवरानी को, तो कुछ और कीजिए। आदि बोला, भाभी अब आपकी देवरानी है ही ऐसी कि इन पर से मेरी नज़र नहीं हटती, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पुष्पा जी उसके कान पकड़कर, आदि ऐसे देखना है तो अपने रूम में जाकर देखना उसे, अभी कुछ करके दिखाओ। आदि बोला, ठीक है तो आप ही बता दो क्या करना है मुझे। सिया बोली, कुछ भी नहीं करना है। आदि बोला, ऐसे कैसे नहीं करना है, मामी आप बताओ मुझे क्या करना है। पुष्पा जी बोली, बेटा जी प्रपोज कीजिए सबके सामने कि सिया आपसे इम्प्रेस हो जाए, और साथ ही साथ हम भी। तब तक आरव आते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा मामी आपने, आज आदि को मुझे भी देखना है सिया को कैसे प्रपोज करता है कि वो इम्प्रेस हो जाए। आदि बोला, इसमें क्या, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। आरव बोला, कुछ अलग होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। विशाखा बोली, और सिया क्या करेगी, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आदि बोला, वो मेरे इसको कबूल करेगी, है ना जान। तो सब एक साथ हुटिंग करने लगते हैं। सिया का सर नीचे से ऊपर ही नहीं हो रहा था, इतने बड़े लोगों के बीच में आदि उसे ये सब बोले जा रहा था, कितना मना करने पर भी नहीं मान रहा था। बाकी बचे हुए लोगों को पता चला तो सभी आकर वहीं पर बैठ गए। विवेक भाई आप भाभी को प्रपोज करो, आपको देखकर मुझे भी सीखना है। साकेत बोला, और मुझे भी। आदि उठकर मेहंदी वाली से पूछा कि सिया की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। आदि बोला, आपने मेरा नाम लिखा है। मेहंदी वाली बोली, जी नहीं सर। आदि बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद ही लिख दूंगा, और कौन लेकर सिया के हाथ में अपना और सिया दोनों का नाम लिख देता है। सिया बोली, आदि इन सब फालतू चीज़ों की क्या ज़रूरत है,
आदि उसे अपने गोद में उठाकर बोला, ज़रूरत है जान, सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या हो मेरे लिए, और अपना मुंह खोलने से पहले 4 बार सोचे। पुष्पा जी बोले, चलो शुरू हो जाओ। आदि सिया को बीच में बैठाकर अपने उसके सामने घुटने पर बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब से तुम्हें देखा जैसे अपने आप से बातें करने लगा था मैं। तुम्हारा बार बार मुझे परेशान करना, मुझे भाव न देना मेरे ईगो को हर्ट कर रहा था, लेकिन किसी और का तुम्हारे पास जाना भी मेरे खून को सुलगाने के लिए काफ़ी था। मैं तुम्हें जब भी हर्ट करने की सोचता खुद भी 1000 जख्म झेलता था। अमन के साथ देखा तो 10 दिन का काम एक ही दिन में करने को बोला, क्योंकि अपना गुस्सा कम करना चाहता था मैं। लेकिन तुम्हारा दूसरे दिन बेहोश होना, फिर हॉस्पिटल और फिर घर जाकर बेहोश हो जाना, न जाने कितने सवाल और जवाब दे गया मुझे। उसके बाद भी तुम्हारा जिद करना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। शायद मैं तुमसे दूर रहकर सोचना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो सब किया, लेकिन उसके लिए आज मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर कुछ देर रुक कर बोला, मेरी एक जिद की वजह से तुम मेरे साथ हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं तुम्हें खोना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात भी मुझे उसी दिन पता चली। कब तुमसे मैंने अपने आप को जोड़ लिया मुझे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन फिर से तुम्हारे दूर जाने की जिद और बीमारी ने तो जान ही निकाल दिया था मेरी। मगर महादेव ने मुझे तुम्हें देकर मेरी ज़िंदगी मुझे वापस दे दिया। अब किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारे पर किसी की नज़र भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफ़ी मन्नतों से पाया है तुम्हें, तुम्हारे साथ होने से सांसें चलती है मेरी। तुम साथ हो तो सारी दुनिया जीतने की औकात रखता हूँ। अगर तुम नहीं हो तो आदि भी नहीं। तब तक सिया ने उसके मुंह पर हाथ रखकर नामे गर्दन हिला दिया, और अब तक के रुके हुए सिया के आंसू उसके गालों पर आ गए तो आदि आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। सबने दोनों को देखा तो सब लोग भी थोड़ा इमोशनल हो गए। सुभद्रा जी अपनी आंखें साफ करते हुए, देखा विशाखा, ये हैं दोनों हमारे घर की जान और शान, जो भगवान से भी लड़ लेते हैं एक दूसरे के लिए। पुष्पा जी बोली, सही कहा माँ, बस दोनों साथ रहें और खुश रहें। मैं तो बस महादेव से यही प्रार्थना करूँगी। रागिनी आरव को देखकर, आरव आप भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं ना जितना आदि करता है सिया से। आरव बोला, रागिनी, आदि और सिया यहाँ पर एक ही हैं, तो मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। रागिनी बोली, वो तो मेरी मेहंदी का कलर बताएगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आरव बोला, यार अब मेहंदी कैसे बताएगा मेरा प्यार कैसा है और कितना है। पुष्पा जी बोली, आज तो मैं भी पूछ कर ही रहूँगी विवेक के पापा से कि वो भी मुझसे आदि जितना प्यार करते भी हैं या नहीं। सब लोग अपने अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे थे पूछने के लिए, और आदि सिया को उठाया और वहाँ से लेकर चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी बोली, माँ आदि और सिया कहाँ गए हम सबको बातों में फंसा कर। तो सबकी नज़र अगल बगल उन दोनों को ही ढूंढने लगी। सभी मेहंदी अब लग चुकी थी, बस कुछ लोग ही बाकी थे। शांति जी आते हुए बोली, छोटी तू अपनी मेहंदी पर ध्यान दे। आदि सिया को दवा खिलाने के लिए लेकर गया है और फिर अपने भी जाकर सबके साथ बैठ जाती हैं। पुष्पा जी बोली, दीदी वो हम सबको जला रहा है कि वो सिया से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और अब तो मुझे भी पूछना है आपके भाई से कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। शांति जी बोली, क्या इस उम्र में तुम बच्चों से जल रही हो, और राकेश तुमसे बहुत प्यार करता है, इसमें पूछने की क्या बात है। पुष्पा जी बोली, दी आप अपने भाई की तरफदारी मत कीजिए, मुझे पता है अब वो मुझसे पहले वाला प्यार नहीं करते हैं। रागिनी बोली, हाँ माँ, आरव भी हमेशा मीटिंग में ही बिजी रहते हैं, जब भी फ़ोन करो बाद में करने को बोलकर फ़ोन काट देते हैं और फिर बाद में भी नहीं करते हैं। ये आदि की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सुभद्रा जी बोली, ओ लड़कियों ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो हमारे पोते और बहू को नज़र लग जाएगी, समझी। तो जो मिला है उसी में खुश रहो और महादेव को धन्यवाद बोलो। सब दादी की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, और मेहंदी वाली सबको मेहंदी लगाने लगती है। आदि सिया को रूम में छोड़कर बैठने को बोल दवा और पानी लेकर आता है, और दवा खिलाकर उसे पानी पिला देता है, और कुछ देर आराम करने को बोलता है। फिर जब सब लोग जाएंगे तो वो उसे जगा देगा और वो सबसे मिल लेगी। सिया बोली, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। आदि सोफे पर बैठकर उसका सर अपने गोद में लेकर बोलता है, ठीक है ऐसे ही सो जाओ। तो कुछ देर बाद सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर में उसे नींद आ जाती है। आदि उसे बेड पर अच्छे से सुलाकर नीचे आता है और विवेक से बोलता है कि सबको बोल दे कि कोई भी सिया को डिस्टर्ब ना करे, और अपना फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर में सबको मेहंदी लग जाती है। खाने पीने के लिए गार्डन में ही सारा व्यवस्था किया गया था। शांति जी ने विवेक से कहा, आदि कहाँ है, उसको फ़ोन लगाकर पूछने को बोला।
तो वो बोला भाई बाहर गए हैं और भाभी को जगाने से मना किया है, आप लोग खाना खा लो, वो आएंगे तो खा लेंगे। शांति जी बोली ठीक है, अब तुम सब बच्चे भी जाकर खा लो। तो विवेक, साकेश, शक्ति और रूही रोहन के साथ बाहर चले जाते हैं। सारी लेडीज़ को उनके हस्बैंड बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। कुछ देर में खाना खाकर सब बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं। पुष्पा जी शांति जी से बोली, दीदी ये आदि ना एक नंबर का दुष्ट है, जब तक सिया थी हिला भी नहीं और अब ऐसे गायब हो गया जैसे यहाँ था ही नहीं। आरव बोला, मामी वो आदि है, राकेश मामा नहीं। पुष्पा जी बोले, इन लोगों को भी सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा आदि से। राकेश जी बोले, हम सब जैसे हैं परफेक्ट हैं, हमें नहीं बनना आदि। पुष्पा जी बोली, आप बन भी नहीं सकते हैं। तो राकेश जी मुँह बना लेते हैं। आदि किसी से मिलने के लिए बाहर चला गया था, सब लोगों ने भीड़ में उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद आया तो रागिनी के फैमिली वाले सबसे मिलकर जा रहे थे, तो आदि भी सबसे मिला और फिर सब कल संगीत में मिलने को बोलकर अपने घर चले गए और आदि के साथ सब लोग अंदर आ गए। शांति जी, आदि तूने खाना खाया है? आदि बोला, माँ मैं सिया को खिलाकर खा लूँगा। शांति जी बोली, ठीक है जा देख ले वो ठीक तो है ना। आदि बोला, जी माँ मैं देखता हूँ, बोलकर चला जाता है। रात के 9 बज चुके थे। जब आदि रूम में पहुंचा तो देखा सिया बेड पर आराम से सो रही थी, तो जाकर पहले चेंज किया और आकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर तक सिया को देखने के बाद उसके बालों को साइड करते हुए बोला, उठ जाओ बीबी, रात को नहीं सोना है क्या? सिया उसका हाथ हटाते हुए बोली, आदि सोने दो ना। आदि बोला, और डिनर कौन करेगा जान, सब लोग जा चुके हैं और घर के लोग भी डिनर कर चुके हैं। सिया उठते हुए बोली, क्या सब लोग चले गए और तुमने मुझे उठाया भी नहीं? क्या सोचेंगे सब लोग मेरे बारे में? सारी गलती ना तुम्हारी है, मैंने बोला था ना उठाने के लिए, फिर भी नहीं उठाया। आदि बोला, ओके आई एक्सेप्ट, दिस इज़ माई मिस्टेक, अब तो उठ जाओ। और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो तो मेहंदी का कलर भी कितना डार्क आया है, मेरे प्यार की तरह। सिया उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए बोले जा रही थी, सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, और बोलते बोलते उठकर बाथरूम में चली गई। और कुछ देर बाद चेंज करके आई तो आदि बोला, मैं खाना यहीं लेकर आता हूँ, तुम बैठो। सिया बोली, नहीं नीचे चलते हैं, वहीं कर लेंगे। आदि बोला, लेकिन सब लोग अपने अपने रूम में हैं, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? तब तक उनका दरवाज़ा नॉक हुआ तो आदि जाकर दरवाज़ा खोला तो एक नौकर खाना देकर चला जाता है। आदि बोला, चलो अब खाना खाओ। तो सिया बैठकर उसके साथ खाना खाती है और फिर दवाई खाकर वहीं आदि का सर अपने गोद में रखकर सोफे पर बैठ जाती है और कुछ सोचते हुए उसके बालों में उंगली घुमा रही थी। आदि कब से उसे बस ऐसे ही देखे जा रहा था तो उसका हाथ पकड़कर बोला, जान मुझे गंजा नहीं होना है। सिया ने सुना तो बोली, ठीक है उठो। आदि उसका हाथ अपने होठों से लगाकर, कितना सोचती हो और क्यों सोचती हो? सिया बोली, आदि बुआ मुझे पसंद नहीं करती है ना, लेकिन क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदि उठकर बैठते हुए, क्या बोला? बुआ पसंद नहीं करती, वो दिखा, और जो मैं इतने महीने से चिल्ला रहा हूँ वो नहीं दिखा? सिया बोली, आदि। आदि बोला, क्या आदि, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए, बुआ की कीमत है। और बोलकर उठने लगा कि सिया उसका हाथ पकड़कर, मैं तो बस पूछ रही थी। आदि बोला, सिया हाथ छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। सिया बोली, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे या किसी और से। आदि घूम कर बोला, अच्छा तो डरती नहीं हो? सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों डरूं, वो भी तुमसे। आदि उसकी तरफ बढ़ा तो सिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। आदि अब हंसते हुए उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया और झुकते हुए बोला, तो नहीं डरती हो? सिया आंखें बंद करके बोली, ये तुम चीटिंग कर रहे हो। आदि बोला, तो कभी कभी तुम भी कर लिया करो, मैं मना नहीं करूँगा। सिया बोली, आदि दूर रहो ना, इतना पास क्यों आ रहे हो? आदि बोला, तुमने ही बोला ना जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो ट्राई कर रहा हूँ, क्या उखाड़ सकता हूँ? सिया बोली, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो, सो जाओ ना, थक गए होगे। बोलते हुए सिया उसे दूर कर रही थी। आदि बोला, जान इतना आसानी से तो तुम मुझे खुद से दूर कभी नहीं कर सकती, तो कोशिश छोड़ दो। सिया आंखें खोलकर उसे देखती है तो झुक कर उसे बड़े ही आराम से बस देखे जा रहा था। सिया ने उसे देखा तो कुछ देर उसी में खो गई तो आदि आगे बढ़कर उसके सर को चूम लिया और बगल में लेटते हुए बोला, किसी के बारे में कभी ज़्यादा मत सोचना, कुछ लोग सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, हकीकत में उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। सिया उसके कंधे पर सर रख कर बोली, फिर भी मामी कितनी अच्छी हैं, तो बुआ ऐसी क्यों हो, वो पापा की बहन ही है ना। आदि उसे अपने और करीब खींचकर बोला, मेरी जान से जलती हैं बुआ, लेकिन अब कुछ नहीं बोलेंगी, और बोले तो भागना नहीं, जवाब देना। कुछ देर और दोनों ने बातें किया और फिर जब आदि को नींद आने लगी
तो सिया को पकड़े ही सो गया। कुछ देर बाद आवाज़ नहीं आई तो सिया ने सर उठाकर उसे देखा तो आदि सो चुका था। सिया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी तो धीरे से उठना चाहा, लेकिन आदि की पकड़ से निकल ही नहीं पा रही थी। सिया खुद से बोली, सच में यार इतना तेज कौन पकड़ता है, जैसे मैं इसके सोने का फ़ायदा उठाकर भागने वाली हूँ। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब वह नहीं निकल पाई तो वापस से सर उसके सीने पर रखकर सो गई। कुछ देर बाद आदि ने आँखें खोलकर उसे देखा और उसके सर को चूमकर उसे अच्छे से पकड़कर सो गया। सुबह आज सिया जल्दी उठ गई और आदि अभी भी सो रहा था और सिया उसकी गिरफ्त से आज़ाद थी। तो उसने अपनी उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोली, कितना परेशान किया था मुझे कल, अब देखो मैं क्या करती हूँ, और उसके चेहरे से होते हुए गर्दन तक चला रही थी। आदि दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोला, सिया सोने दो ना, वैसे भी रात को कितना पकाया था, सवाल पूछ पूछ कर मुझे। सिया बोली, मैं तो अपने हस्बैंड को परेशान कर रही हूँ, तुमसे क्या मतलब, और उसके होठों को छू रही थी। आदि बोला, सिया मान जाओ ना, नहीं तो समझ जाना, छोड़ूंगा नहीं। सिया उसके कान के पास जाकर बोली, अब सामने इतना हॉट बंदा है तो कोई कब तक कंट्रोल करे, और उसका कान काट कर बाथरूम में भाग जाती है। आदि उठकर बोलता है, बाहर निकलो, बता रहा हूँ, चीटर कहीं की, एक शरीफ बंदे के सोने का फ़ायदा उठाती हो। सिया अंदर से बोली, कल जो परेशान किया था ना उसका बदला था, और शरीफ बोलने से पहले खुद को देख लो फिर बोलना, समझे, इडियट कहीं के। आदि बोला, बाहर निकलो फिर बताता हूँ कौन इडियट है। अच्छे खासे नींद का बैंड बजा दिया इस लड़की ने, जंगली कहीं की, और उठकर बालकनी में चला जाता है। कुछ देर बाद सिया झाँक कर देखती है तो आदि कहीं नहीं दिखा। तो वो बाहर आकर जल्दी से बाल सुखाए और हल्का सा सिंदूर लगाए कि पीछे से आदि ने उसे पकड़ लिया। सिया बोली, अब तो गई, सोच सिया कैसे यहाँ से भागना है। आदि उसके गर्दन को चूम कर बोला, बंदे का जान लेने का इरादा है क्या, सुबह सुबह कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सिया उसका हाथ छुड़ाते हुए घूम कर बोली, आदि तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ और तुम्हारे कपड़े भी निकाल दे रही हूँ। आदि बोला, बीबी भागने का प्लान अच्छा था लेकिन मेरा मूड छोड़ने का बिल्कुल नहीं है, और अगर फिर भी छूटना चाहती हो तो टैक्स पे करो और जाओ। सिया हकलाते हुए बोली, टैक्स। आदि उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, हाँ अब वो क्या है ना, जब मैं अपनी बीवी को इतना हॉट लगता हूँ तो कूल होने के लिए कुछ तो उसे करना ही चाहिए, है ना। सिया बोली, आदि वो सिर्फ मजाक था। आदि बोला, मतलब तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि मैं हॉट हूँ। सिया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जाओ मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सिया बोली, नहीं मैं तो कह रही थी कि। आदि बोला, जाओ, मुझे पता चल गया मेरी बीवी भी मुझसे झूठ बोलती है। सिया बोली, आदि ऐसी बात नहीं है। आदि अपना टॉवल लेकर बोला, मुझे कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सिया उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को लॉक कर दिया। आदि कसकर उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद सिया उसे छोड़कर बोली, पता चला कितने हॉट हो। आदि बोला, नहीं एक बार और, वैसे टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मैं तो सोच रहा हूँ दवा की जगह तुम्हें अब यही यूज करना चाहिए। सिया उसे मारते हुए बोली, तुमने तब से मुझे बेवकूफ़ बनाया। आदि उसे करीब खींचकर उसके सर को चूम कर बोला, नहीं बस देखना था क्या करती हो मनाने के लिए, वैसे तरीका मुझे पसंद आया, अब से तुम मुझे ऐसे ही मनाना, ठीक है। सिया दूर होते हुए बोली, भूल जाओ, मैं नहीं मनाने वाली, और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और आदि हंसते हुए बाथरूम में चला गया। सिया नीचे आई तो सब लोग नाश्ता के टेबल पर बैठे थे तो वो भी आकर शांति जी के पास बैठ गई। शांति जी ने उससे प्यार से पूछा, कैसा है मेरा बच्चा। सिया बोली, मैं ठीक हूँ माँ, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं। शांति जी बोली, अब माँ बच्चों के बारे में नहीं सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी, और आदि कहाँ है। सिया बोली, वो आ रहा है। पुष्पा जी बोली, हम लोग तो सोच रहे थे आदि उठा कर लाएगा तुम्हें, उसने अकेले कैसे छोड़ दिया। सिया ने कुछ नहीं बोला तो राकेश बोले, अब सब लोग तो सिया होते नहीं है ना जिसे कोई भी आसानी से उठा ले, कुछ लोगों को उठाने में तो कमर ही टूट जानी है, क्यों सिया। सिया ने उन्हें देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। सुभद्रा जी बोली, क्यों फंसा रहे हो बच्चों को, तुम दोनों आपस में अपने में लड़ो। पुष्पा जी बोली, नहीं माँ, इनके कहने का मतलब क्या है कि मैं मोटी हूँ और ये मुझे नहीं उठा सकते हैं, और उठाएंगे तो कमर टूट जाएगी। राकेश जी बोले, मैंने ऐसा कब कहा, आप तो हमारी मल्लिकाए जहान हैं। पुष्पा जी बोली, दीदी देख रही हैं ना आप अपने भाई को। शांति जी बोली, कम से कम बच्चों के सामने तो मत लड़ो तुम दोनों, और राकेश तू क्यों परेशान कर रहा है उसे। आदि आते हुए बोलता है, क्या हुआ मामी, सुबह सुबह किसका जान लेने का इरादा है। राकेश जी बोले, आ गया मामी का चमचा। आदि बोला, मामू मैंने सुना आपने क्या कहा, फिर भी मामी की वजह से छोड़ रहा हूँ, और आकर सिया के बगल में बैठ जाता है।
सिया के प्लेट को अपनी तरफ खींचकर उसके लिए दूसरा प्लेट लगाकर कुछ फ्रूट्स और पनीर की सब्जी और एक पराठा और जूस सामने करके बोलता है, जल्दी खत्म करो। सिया बोली, लेकिन मुझे मेरे प्लेट से खाना है। आदि बोला, बीबी शांति से खाओ, ये सब फालतू तुम्हें नहीं खाना है। सिया शांति जी की तरफ देखती है तो वो उसके सर पर हाथ रख कर बोली, बेटा आदि सही कह रहा है, कुछ दिन और खा लो, फिर मैं खुद सब कुछ तुम्हें अपने हाथों से बनाकर तुम्हारी पसंद का खिलाऊंगी। आरव बोला, सिया कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो सामने है आराम से खाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ डांस प्रैक्टिस के लिए। बीरेन जी बोले, मेरा बहादुर बच्चा सब खा लेगा, है ना सिया? आदि बोला, बिल्कुल आपका बहादुर बच्चा सब खा लेगा, बस मुझे ही परेशान करना होता है। विशाखा बोली, आदि तू परेशान क्यों होता है, जिसको भूख लगेगी वो खुद खा लेगा। आदि थोड़ा गंभीर होकर बोला, बुआ मैं मजाक कर रहा था, कुछ भी मत बोलिए। विशाखा बोली, अरे मैं तो। बीरेन बोला, विशु बच्चों के बीच में क्यों बोलती हो? पुष्पा जी माहौल को चेंज करते हुए बोली, आदि हमें तो लगा तू सिया को फिर से उठा कर लाएगा, लेकिन सिया को खुद से ही आना पड़ा। आदि सिया की तरफ एक बाइट बढ़ाकर, मैं तो लाने वाला ही था, लेकिन सिया ने उसे देखा तो उसने ना में गर्दन हिला दिया और खाने को बोला तो सिया ने खा लिया। राकेश जी ने सिया को देखा जिसकी आंखों में कुछ नमी थी तो बोले, वैसे मैं सोच रहा था तेरे जैसे नालायक को इतनी प्यारी बच्ची कैसे मिल गई। आदि बोला, मामू आप मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, वो भी सबके सामने। राकेश जी बोले, मैं तो सोच रहा था कि सिया को कुछ दिन अपने साथ लखनऊ लेकर चलूं, क्यों पुष्पा जी? पुष्पा जी बोली, बिल्कुल, लेकिन परमिशन तो आपको आदि से ही मांगनी पड़ेगी। आदि बोला, मैं अपनी चीज़ किसी को नहीं देता और यहाँ तो मेरी बीवी का सवाल है जिसे मैं किसी को देखने ना दूँ, लेकर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। राकेश जी बोले, दीदी आखिर ये गया किस पर है? मुझे तो लग रहा है ये पक्का जीजू पर गया है, क्योंकि वो भी आपको एक दिन भी हमारे यहाँ नहीं छोड़ते थे। बीरेन जी बोले, हाँ तो क्यों छोड़ूं, आखिर शादी किया है, छोड़ने के लिए तो किया नहीं है। और आप अपना देखिए साले साहब, जब से शादी किया है एक दिन भी माँ के नहीं भेजा है। सुभद्रा जी बोली, सब एक से बढ़कर एक हो और एक दूसरे को कहना भी है। बलदेव जी बोले, अरे तो क्या हुआ, सबका यही हाल होता है, हमारे समय में भी तो यही होता था, बस हम बोल नहीं पाते थे। बातें करते हुए सबने खाना खाया और आदि ने सिया को दवा दिया और कुछ देर में आने को बोल बाहर चला गया। शाम को संगीत थी तो सब लोग प्रैक्टिस में बिजी थे। साकेत और रोमिल, रवीश, रूही सब डांस कर रहे थे और सिया सबको देख रही थी। सब ने उसे आने को बोला तो सिया ने मना कर दिया और वहीं बैठकर देखने को बोली, तो फिर सबने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद सुभद्रा जी भी आकर उसके बगल में बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, सिया। तो सिया ने उनकी तरफ देखा तो बोली, तुम जानती हो आदि तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें हर्ट करने वालों में चाहे जो भी हो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम किसी की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दिया करो और किसी एक की वजह से दुखी होने से अच्छा है 10 लोगों की वजह से खुश रहो। और हम सब तो आदि से भी ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे, है ना? सिया बोली, जी दादी मैं दुखी नहीं हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। सुभद्रा जी बोली, ठीक है। फिर थोड़ा सा उसको परेशान करने के लिए बोली, तो बताओ मुझे परपोता कब दे रही हो तुम दोनों? सिया खांसते हुए बोली, दादी क्या बोल रहे हो आप? सुभद्रा जी बोली, हाँ तो कौन सा मैंने कुछ ऐसा मांग लिया, अरे अब मेरी उम्र ही कितनी बची है, तो सोच रही हूँ परपोते का मुँह देख लूँ। सिया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, दादी आप ये सब रागनी से बोल दीजिएगा। सुभद्रा जी ने उसका चेहरा देखा तो बोली, लेकिन मुझे तो। सिया बोली, दादी मुझे माँ बुला रही है, आप बैठिए, बोलकर वहाँ से उठकर भाग जाती है। सुभद्रा जी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सिया सुन तो। लेकिन सिया ने ना ही वापस देखा और ना ही वहाँ रुकी, वो सीधे जाकर शांति जी के पास ही रुकी। संगीत थोड़े बहुत मस्ती के साथ बीत चुका था और आज आरव और रागिनी की शादी थी। सब लोग काम में बिजी थे और आदि भी सुबह से ही सारे काम को अच्छे से संभाल रहा था। उसकी हेल्प करवाने के लिए अमन भी सुबह से ही आया हुआ था। घर के सभी लोग बारी बारी से सारी रस्में कर रहे थे, किसी को 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। सिया भी शांति जी के साथ उनकी हेल्प करवा रही थी। आदि बीच बीच में उसे जूस थमा के चला जाता था। शाम को सब लोग तैयार हो गए, आरव भी तैयार हो चुका था, बारात निकलने वाली थी। आदि ने ब्लू कलर का सूट पहना था और सिया ने ब्लू ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था। आदि ने सिया को देखा तो सब कुछ भूलकर उसके पास ही चला गया, क्योंकि आज पहली बार सिया ने लहंगा पहना था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आदि उसके आँख से काजल निकाल कर उसे लगाते हुए बोला, आज तुम मुझसे दूर बिल्कुल मत जाना। मन तो कर रहा है पॉकेट में छुपा लूँ, लेकिन मजबूरी है।
सिया बोली, लेकिन तुम्हें पॉकेट में ही क्यों छुपाना है, बाहर में तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या? आदि बोला, अच्छी? मैं तो सोच रहा हूँ सब तुम्हें नज़र ना लगा दे। सिया सर झटक कर बोली, आदि चलो ये सब बातें बाद में करना। तो आदि उसका हाथ पकड़कर आरव के पास ही चला गया। कुछ देर बाद बारात निकलती है और सब बारात के साथ मस्ती करते हुए निकल जाते हैं। आदि आज बहुत खुश था, जो उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। अमन सिया के पास आकर बोला, वैसे आज़ादी की खुशी का कारण क्या है, कहीं तुम तो नहीं? सिया बोली, जा बारात में डांस कर, क्या पता कोई तुझे भी मिल जाए और तेरा घर बस जाए। अमन बोला, तूने बसा लिया ना, अब मुझे नहीं बसाना कोई घर, मैं ऐसे ही सिंगल खुश हूँ। सिया बोली, एक बार और सोच ले, फिर बाद में मत बोलना मैंने बोला नहीं। अमन अब बिना कुछ बोले आदि के साथ जाकर डांस करने लगा। रोमिल, साकेत और रवीश भी उसके साथ में डांस करने लगे। कुछ देर में सब लोग हंसते गाते होटल पहुंच गए। आरव और सबका स्वागत खूब धूमधाम से किया गया और आरव के साथ सबको भी अंदर लेकर चले गए। सिया लहंगा संभालने में बिजी थी और रागिनी की बहनों ने आदि को देखा तो उसे घेर लिया और अमन आरव के साथ बिजी था। सौरभ दूर से ही सिया को देखे जा रहा था, जिस बात से सिया और आदि दोनों अनजान थे। कुछ देर में थोड़े बहुत चाय पानी के बाद जयमाल की रस्म भी बहुत ही शांति से संपन्न हुई और दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट हुआ। आदि को अभी भी सब घेरे हुए थे, कोई कुछ बोलकर बैठा देता तो कोई कुछ बोलकर। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले। तो सिया को कॉल किया, लेकिन सिया को इतने आवाज़ में फ़ोन सुनाई नहीं दे रहा था। आदि अब थक हार कर बोला, देखो आप लोग किसी और को पकड़ो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो पता नहीं कहाँ होगी, तो मुझे जाने दीजिए। दिव्या, रागिनी के चाचा की लड़की, बोली, आज आप हमारे साथ रह लीजिए, वैसे भी रोज़ तो उन्हीं के साथ रहते हैं। तो सब एक साथ, हाँ बिल्कुल, आज आपको हमारे साथ ही रहना है। तब तक सिया आदि को ढूंढते हुए उधर ही आ गई और उन सब की बातें सुना तो गुस्से में बोली, क्यों, तुम सब ने आज के लिए भाड़े पर लिया है क्या? सब ने सुना तो उधर देखने के लिए अपना सर घुमाया और सामने सिया को देखा तो सब उसके पास जाकर बोली, सिया दी, कहाँ थी आप? कल संगीत में भी आप नहीं मिली और अभी भी हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं आपको। सिया ने घूरकर सबको देखा और आदि के पास जाकर बोली, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता तुम सब मुझे ढूंढ रही थी। दिव्या बोली, वो हम इन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहे थे और कुछ नहीं, आखिर दूल्हे के भाई हैं तो इतना तो बनता है। सिया बोली, ये बोला सब थोड़ा सा था, 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं और तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा है। कोमल बोला, लेकिन आप क्यों ढूंढ रही थी इन्हें, आपको इनसे क्या काम है, वैसे भी इनकी शादी हो चुकी है तो आपका कोई चांस नहीं है। सिया उसके सर पर मारते हुए बोली, बेटा जी पूछोगी नहीं किससे हुई है? तो सब आदि को देखने लगते हैं। आदि सिया का हाथ पकड़कर बोला, मीट माई क्यूट वाइफ सिया आदित्य कपूर, और उसके गाल पर किस करता है। सब मुंह खोले बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। उन सबको तो पता ही नहीं था कि सिया की शादी भी हो चुकी है और वो भी आदि से, क्योंकि सिया बहुत पहले से ही रागिनी के घर जाना छोड़ चुकी थी और हल्दी और मेहंदी में भी सब एग्ज़ाम की वजह से नहीं आई थी और संगीत में सब आए तो आदि सिया को लेकर नहीं गया था, ज़्यादा क्राउड की वजह से, और यहाँ पर भी बहुत हल्का म्यूज़िक ही रखा गया था। आदि बोला, क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे देखकर मेरी वाइफ को नज़र मत लगाओ तुम सब, नहीं तो मैं तुम सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझी? कोमल बोली, सिया दी, ये कोई सपना तो नहीं है ना, मतलब आपने शादी कर लिया और हमें पता भी नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? दिव्या बोली, हाँ दी, ये तो चीटिंग है, कम से कम हमें एक बार बताना तो चाहिए कि ये हम सब के जीजू हैं, कम से कम हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं होता इन सब के चक्कर में। सिया बोली, आदि चलो सब पागल हो गए हैं। आदि बोला, बाय ब्यूटीफुल गर्ल, वैसे वहाँ जो स्मार्ट बंदा दिख रहा है ना उस पर ट्राई मारो, वो सिंगल भी है और स्मार्ट भी, बोलकर सिया के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ दूर आकर आदि बोलता है, सिया यार बचा लिया तुमने, पता भी है कब से सब परेशान कर रही थी मुझे। सिया बोली, मुझे तो लग रहा है तुम्हें मज़ा आ रहा था, आखिर कितने दिन के बाद तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी हुई थी। आदि बोला, अच्छा तो जलन हो रही है। सिया बोली, अभी बुलाऊं सबको? आदि उसे पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं, समझी? सौरभ दूर से खड़ा होकर सब देख रहा था, बोला, थोड़ी देर और मज़े ले लो, फिर बताता हूँ आज की सौरभ क्या करता है। आखिर सौरभ आदि और सिया के साथ क्या करने की सोच रहा है? क्या सौरभ अपने चाल में कामयाब हो जाएगा या आदि को कुछ पता चल जाएगा? क्या सौरभ की वजह से एक बार आदि और सिया फिर से दूर हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग।
अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।